एस्टेट प्लानिंग और विल, ये दोनों अलग अलग है, राइट? मतलब विल के ज़रिए हम एस्टेट प्लान तो करते ही हैं, हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स में भी देखते हैं, लेकिन विल प्लानिंग को एस्टेट प्लानिंग से हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। तो एस्टेट प्लानिंग मैंने जैसे बताया कि 3 स्टेजेस की प्लानिंग है। एक, अगर आप इनकैपेसिटेटेड हो जाते हो, आप फाइनेंशियल डिसीजन लेने के काबिल नहीं रहते, तो उस टाइम आपकी वेल्थ के साथ क्या होगा, आपके परिवार का कौन ध्यान रखेगा, और दूसरा आपकी डेथ के बाद क्या होगा। अब लोग क्या सोचते हैं कि ये दोनों चीज़ें मेरी लाइफ में कभी नहीं होंगी, है ना, मैं कभी भी इनकैपेसिटेटेड नहीं होऊंगा, मुझे कभी भी मेरी डेथ नहीं होगी। विल जो है वो एक तरीका है जिससे कि आप वेल्थ को ट्रांसफ़र करते हो अपने बाद। पर क्या विल ही एक तरीका है? नहीं, उसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि आप अपनी जीते जी और मरने के बाद वेल्थ को ट्रांसफ़र कर सकते हो। जीते जी आप फैमिली एग्रीमेंट बना सकते हो, गिफ्ट दे सकते हो, डेथ के बाद आप विल बना सकते हो और ट्रस्ट भी बना सकते हो। तो एस्टेट प्लानिंग तो पूरा तरीका है, और उसमें से एक तरीका ट्रांसफ़र करने का क्या है, वो विल है। तो विल इज़ अ सबसेट ऑफ एस्टेट प्लानिंग। तो एस्टेट प्लानिंग पूरे में बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि 4 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर एक इंडियन के पास होनी चाहिए। पहला है विल, राइट। दूसरा है लेटर ऑफ गार्डियनशिप। हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जिनके बच्चे अभी माइनर हैं, नाबालिग हैं। अगर दोनों पेरेंट्स की डेथ हो जाए तो ऐसे में इस बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी? मैं पैसे की बात नहीं कर रहा। और बहुत सारे लोग मुझसे कहेंगे जी ग्रैंडफादर को मिल जाएगी, ग्रैंड मदर को मिल जाएगी, नाना को मिल जाएगी, नानी को मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है। इंडियन गार्डियनशिप एंड मेंटेनेंस एक्ट कहता है कि एक बच्चे के 3 ही अभिभावक हो सकते हैं, गार्डियन हो सकते हैं। पहला है नेचुरल गार्डियन, और पेरेंट्स के अलावा किसी बच्चे का कोई नेचुरल गार्डियन होता ही नहीं। पेरेंट्स के अभाव में सोसाइटी, समाज बच्चे का गार्डियन बन जाता है, और समाज को रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रिक्ट जज। अब डिस्ट्रिक्ट जज के पास पावर है आपके बच्चे की कस्टडी किसी को भी दे दे। और जज इंडिया में, क्योंकि बच्चों की वेलफेयर उनके हाथ में है, वो प्रेफर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस को बच्चे की कस्टडी दें, इंडिविजुअल्स को ना दें। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को आप क्या कहेंगे जो उन बच्चों का ध्यान रखती है जिनके माता पिता नहीं है? आप उनको कहते हैं अनाथालय, ऑर्फनेजेस। तो क्या आप चाहोगे कि आपका बच्चा किसी ऑर्फनेज में चला जाए अगर आप दोनों ना रहो? इसके लिए आपने क्या किया है और क्या कर सकते हैं? ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेटर ऑफ गार्डियनशिप। अगर आपके बच्चे माइनर हैं तो इसी के लिए तीसरे टाइप का गार्डियन है जिसको कहते हैं टेस्टामेंट्री गार्डियन। ओके, टेस्टामेंट्री वर्ड का मतलब होता है हिंदी में मरणोपरांत, राइट। तो अगर ये टेस्टामेंट्री गार्डियन आप लेटर ऑफ गार्डियनशिप से क्रिएट कर सकते हो। हर एक पेरेंट जिसके बच्चे माइनर हैं उनको लेटर ऑफ गार्डियनशिप जरूर बनाना चाहिए अपने बच्चे के लिए। आपकी लाइफ में इससे प्रेशस, इससे कीमती एसेट कोई है ही नहीं आपका बच्चा, और आज की डेट में आपने उनको भी अनप्रोटेक्टेड छोड़ा हुआ है। तीसरा डॉक्यूमेंट जो हर एक इंडियन के पास होना चाहिए, अगर सपोज आप कोमा में चले गए, आप पैरालिटिक हो गए, मेंटली अनसाउंड हो गए, आपको एल्जाइमर हो गया, आपको डिमेंशिया हो गया, आप पैरालिटिक हो गए, ऐसी स्थिति में आपके सिंगली ऑपरेटेड बैंक अकाउंट्स को कौन ऑपरेट कर पाएगा? आपके सिंगली हेल्ड म्यूचुअल फंड्स को कौन ऑपरेट कर पाएगा? इसके लिए आपने क्या किया? इसके लिए आप एक स्पेशल डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, इसे कहते हैं स्प्रिंगिंग ड्यूरेबल फाइनेंशियल पावर ऑफ अटॉर्नी। अगर आपने ये पावर ऑफ अटॉर्नी क्रिएट करी है तो आप किसी को राइट देते हो कि वो आपके बिहाफ पे इन अकाउंट्स को, जो कंडीशंस आपने अप्लाई करी हैं कि मेरे अकाउंट में से 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, आप वो कंडीशन अप्लाई कर सकते, उन कंडीशन से वो उसको ऑपरेट कर पाएगा। क्योंकि डेथ से बड़ी या बड़ा रिस्क इनकैपेसिटेशन है। अगर आपकी डेथ होती है तो आपका परिवार को प्रॉब्लम होती है, और इनकैपेसिटेड होते हो तो आपको और आपके परिवार दोनों को प्रॉब्लम होती है। और चौथा डॉक्यूमेंट जो हर एक हिंदुस्तानी के पास होना चाहिए, उसके लिए मैं एक सिचुएशन बताता हूँ। सपोज आप एक वेंटिलेटर पे हो 15 दिन से, 5% से कम चांस है आपके वापस रिवाइव करने के, और डॉक्टर्स आपको आर्टिफिशियली जिंदा रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो लीगली ऑब्लाइज्ड हैं करने के लिए। तो इसमें रिस्क क्या है? पहला रिस्क है आप इतने ज़्यादा पेन में हो, राइट। तो आपने कभी टर्मिनली इल पेशेंट को देखा है? कहाँ ट्यूब लगाते हैं डॉक्टर्स? बहुत ही स्कैरी होता है वो दृश्य, और मुझे लगता है आप कोई डिसीजन उस समय ले ही नहीं सकते हैं। और दूसरा रिस्क क्या है कि आपकी वेल्थ स्लोली किसी डॉक्टर, नर्सिंग होम या हॉस्पिटल पे चली जाएगी। Oh God.
तो इसके लिए आपने क्या किया और इसके लिए आप क्या कर सकते हो? इसके लिए आप एक स्पेशल डॉक्यूमेंट बना सकते हो जिसे कहते हैं लिविंग विल। ओके। और लिविंग विल सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2019 में एक लैंडमार्क जजमेंट में अलाउ किया था। अब ये 4 डॉक्यूमेंट्स अगर आप मुझसे पूछें कि ये एस्टेट प्लानिंग का इंटीग्रल पार्ट है, राइट, तो क्या एस्टेट प्लानिंग खाली विल है? नहीं, विल के आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैंने ट्रस्ट की बात ही नहीं करी है, मैंने बेसिक डॉक्यूमेंट्स की बात करी है। तो विल इज़ वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रांसफर। राइट, तो जो 4 डॉक्यूमेंट्स है उसका एक रिकैप मैं देना चाहूँगी। एक, विल बेहद ज़रूरी है। दूसरा, एक लेटर ऑफ गार्जियनशिप, अगर आपके माइनर बच्चे हैं, लेटर ऑफ गार्जियनशिप होना चाहिए कि अगर उनकी गार्जियनशिप किसको जाएगी। तीसरा, पावर ऑफ अटॉर्नी। और चौथा, लिविंग विल।